वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। तो वीडियो आज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया इज वरीड अबाउट ह्यूमन राइट्स इन यूएसए एस जयशंकर ब्रिलियंट रिप्लाई टू यूएसए। ओहो, पहले मतलब वो कहते थे अमेरिका वाले कि हम इंडिया में ह्यूमन राइट्स की काफी मतलब उसकी टेंशन में होते हैं, वरीड होते हैं मतलब हम। लेकिन आज उल्टा हो गया। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने सीधा उनको एक ब्रिलियंट रिप्लाई देते हुए बोला कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए मतलब काफी चिंतित हैं यूएसए में जो हो रहा है, मतलब ब्लैक पीपल पे भी और भी मतलब और क्या बोला। ये वीडियो देखकर हमें सही से आइडिया होगा। बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने वो बात कह दी जो परहैप्स बहुत से इंडियंस कहना चाहते थे यूएसए को, कि जिस तरीके से आप लोग चिंतित हैं भारत में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर, हम लोग भी चिंतित हैं यूएसए में ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है ऑन ह्यूमन राइट्स इंडिया हिट्स बैक एट यूएस। नहीं तो यूजुअली आप अगर देखो तो यूएसए की तरफ से रिपोर्ट्स, इनकी स्टेटमेंट आती थी कि हम चाहते हैं कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स को लेकर ये सब ठीक हो, मगर इंडिया ने पहली बार एक प्रॉपर रिप्लाई दिया है यूएसए में कि आप लोग भी परफेक्ट नहीं हैं, आप में भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, हम लोग आपके ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर भी कंसर्न हैं जैसे आप लोग कंसर्न हैं। और मैं पर्टिकुलरली ये नोटिस कर रहा था कि यूएसए में जो जर्नलिस्ट हैं ये इंडिया के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं। और इंटरेस्टिंगली कई अमेरिकन जर्नलिस्ट ने यहाँ पर ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट है बाय डॉक्टर एस जयशंकर ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। यहाँ पर आप देख पाओगे डेरेक ग्रॉसमैन की ट्वीट है, यूएसए के जर्नलिस्ट हैं, ये यहाँ पर कह रहे हैं I can't help but read जयशंकर's comment and think that this is a new dawn upon us। बिल्कुल ये एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह यहाँ पर हो रही है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की, जहाँ पर एक देश खड़ा होकर बाकी देशों को भाषण नहीं देगा कि मैं ह्यूमन राइट्स का चैंपियन हूँ, तुम सब लोगों को फॉलो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में अगर यूएस भाषण देगा तो यूएस पर भी क्वेश्चन उठेंगे कि आपके ह्यूमन राइट्स के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में आप क्या कहेंगे। और जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि रिसेंटली ही आप अगर देखें तो यूएसए में 2 सिख रिलीजन के फॉलोअर्स पे अटैक हुआ है, न्यूयॉर्क में अटैक हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे 2 सिख मैन असॉल्टेड इन न्यूयॉर्क, सेकंड हेट क्राइम विद इन 10 डेज। पिछले 10-20 दिनों में आप अगर देखो तो जो बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं यूएसए में इन पर लगातार अटैक्स किए गए हैं। और उसके अलावा रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएसए के केबल टीवी में एक बहुत ही फेमस शो है टकर कार्लसन का, वहां पर यूएसए की प्रोफेसर जो पेंसिल्वेनिया लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं ये ओपनली इंडिया के बारे में एक अभद्र शब्द का इस्तेमाल करती है और ये भी कहती है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है यूएसए में ये एक्चुअली जलते हैं वाइट पॉपुलेशन से, और बहुत ज्यादा इन्होंने रेसिस्ट बातें बोली हैं। मेरे हिसाब से इस टाइप की बातें अगर कोई इंडिया में कह दे तो अगले दिन उस आदमी पे कार्रवाई भी स्टार्ट हो जाएगी। मगर यूएसए में हमने देखा है कि जो वहाँ पर कॉकेशियन क्लास है, जो वाइट पॉपुलेशन है, वो सर्टन प्रिविलेज एंजॉय करती है। वेराज आप अगर देखो जो वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन पॉपुलेशन है लगातार उनके अगेंस्ट वायलेंस होता है, पुलिस ब्रुटैलिटी होती है। आप जान के हैरान होंगे कि यूएसए की जो टोटल आबादी है उसमें से सिर्फ 12% है अफ्रीकन अमेरिकन, मगर फिर भी यूएसए की जो जेल में पॉपुलेशन है उसका 33% आपको मिलेगा अफ्रीकन अमेरिकन का। उसके अलावा फिर कई हिस्पैनिक भी है। वाइट पॉपुलेशन पे पुलिस की कार्रवाई यूएसए में ना के बराबर देखी गई है कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन। ये सभी ह्यूमन राइट्स के इशू हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो यूएसए में कई स्टेट्स हैं जहां पर लॉ मेकर्स ने ऑल टुगेदर एबॉर्शन या तो इलीगल बना दिया है या फिर एबॉर्शन करवाना बहुत ही डिफिकल्ट बना दिया है। रीजन क्या है? रीजन है वोट बैंक। जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस है यूएसए में वो लोग मानते हैं कि एबॉर्शन गलत है, एबॉर्शन पाप है, एबॉर्शन को बैन करना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, कई यूएसए की स्टेट्स है, फॉर एग्जाम्पल एलोबामा, यहाँ पर ये भी देखा गया कि जब एक फीमेल का रेप हो गया उसके बाद भी उसको एबॉर्शन कराने की अनुमति नहीं दी गई। आप सोच कर देखिए, फीमेल्स मेकअप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जब फीमेल्स को ही एक देश में प्रॉपर ह्यूमन राइट्स नहीं है, एबॉर्शन एक मैं कहूंगा बहुत ही बेसिक फंडामेंटल राइट है, द राइट टू कंट्रोल योर ओन बॉडी। तो यूएसए में लगातार कई स्टेट्स हैं एक के बाद एक जो एबॉर्शन को इलीगल बना रही है रिलीजन के नाम पर। तो डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही समय ये कमेंट करी है और अमेरिकन समझ भी गए हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर किस तरफ पॉइंट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जो इनकी छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखें और यहाँ पे आप जेन्युइनली अप्रिशिएट कर पाएंगे कि एक एजुकेटेड वेल इन्फॉर्म्ड विदेश मंत्री जब आपका होता है तो उससे ओवरऑल कंट्री को भी कितना एडवांटेज मिलता है। People are entitled to have views about us, but we are also equally entitled to have views about their views.
and about the interests and the lobbies and the vote banks which drive that. Tell you that we also have views on other people's human rights situation, including that of the United States. So we take up human rights issues when they arise, in जवाब this दे रहे हैं यार। सही बात। especially when they pertain to our community. तो बिल्कुल ठीक मानना बात बोली यहाँ पर पड़ेगा। जयशंकर साहब ने कि काफ़ी बार यूएसए की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है इसमें इनके इंटरनल पॉलिटिक्स, इनका जो वोट बैंक है उसका भी यहाँ पर रोल होता है। ना सिर्फ यूएस की तरफ से, कोई भी कंट्री काफ़ी बार जब ये आरोप लगाती है तो उनके इंटरनल इश्यूज भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें तो अगर यूएस हम पे व्यूज रख सकता है तो हम तो पे भी इंडिया भी अधिकार रख है कि हम सकता है। यूएस के बारे में बोलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये बात जयशंकर साहब ने यूएसए में खड़े होकर बोली और उसके बाद हमने देखा कि एंथनी ब्लिंकन जो यूएसए के आप कह लीजिए विदेश मंत्री हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं वहाँ पर, इन्होंने एक अलग भाषण में बाद में फिर क्लियर कर दिया कि देखिए हम लोग इंडिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं, इंडिया हमसे बहुत कुछ सीख सकता है। बेसिकली इनकी जो भाषा है कम्प्लीटली चेंज हो गई। और यहाँ पर आप देख पाओगे अमेरिकन जर्नलिस्ट किस तरीके से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन क्या है, कि ब्लिंकन साहब ने जो यहाँ पर बोला है ना कि हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन ये है कि अच्छा अब हम ज्यादा लेक्चर नहीं देंगे इंडिया को ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर। उसने ये translation एक की है। पार्टनरशिप है, टू वे स्ट्रीट से आती है, इक्वालिटी होगी यहाँ पर, हम लोग इंडिया के इश्यूज को रिस्पेक्ट करेंगे। और देखिए ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट ही नहीं करते, कि हमारी कोई आलोचना करे ही नहीं। आलोचना काफी बार अच्छी होती है, मगर यूएस में हम देख चुके हैं काफी बार कि एक इनकी side पे जो one-sided आलोचना है होते हैं। काफी सिलेक्टिव होती है, एक तरफा होती है। देखा है ना? मगर इंडिया के केस में अब धीरे धीरे जो अपना ये एटीट्यूड है ये लोग चेंज भी कर रहे हैं। क्योंकि अब इसका इंडिया एग्जांपल powerful हमको होता देखा जा है रहा है। रिसेंट यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में। जी हाँ, यूएसए ने फिर से एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जहां पर दुनिया भर के हर देश में ह्यूमन राइट्स की जो कंडीशन है उसको लेकर डिटेल्ड समरी तैयार करी है कि देखिए पाकिस्तान में ये स्थिति है, इंडिया में ये स्थिति है। और इस पूरी रिपोर्ट का नाम है कंट्री रिपोर्ट ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस। याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये लॉन्च करी है यूएसए ने। और यहाँ पर आप देख पाओगे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट। नाउ इंडिया की जो रिपोर्ट है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट है इंडिया की, पाकिस्तान, नेपाल, हर देश की रिपोर्ट है। तो इंडिया की जो रिपोर्ट है यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस दिया है कि मुस्लिम्स पर इंडिया में काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, काफ़ी वायलेंस हुआ है और काफ़ी इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके। और इवन जो कास्ट बेस्ड वायलेंस होता है उसको भी इन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है। मगर फिर इन्होंने यहाँ पे कश्मीर का इशू भी रेस किया है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये अगेन यूएस की रिपोर्ट की भाषा है, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर, Maoist terrorism affected areas committed serious abuses including killing, torture of armed forces personnel, police officials, civilians, kidnapping, terrorist की recruitment बात and की use है। of child soldiers। ये सब चीजें कश्मीर में जो आतंकवादी हैं, जो माओइस्ट अफेक्टेड एरिया में जो टेररिज्म हो रहा है वहां पर की जा रही है, ये भी यूएस ने एक्सेप्ट किया बात। फिर मैंने पहली बार यहाँ पर ये भी देखा कि जो कश्मीरी पंडित का इशू है ये अच्छा, प्रॉपर्ली इसको रेस भी किया रेस गया किया है गया। इस रिपोर्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने यहाँ पर प्रॉपर्ली लिखा है कि कश्मीरी पंडित को भगाया गया था इनके लैंड से, कई टेम्पल्स की डिस्ट्रक्शन हुई है। तो ये सब बातें इन्होंने यहाँ पर लिखी है। मगर साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करी है कि इंटरनेट फ्रीडम इंडिया में एक बहुत ही बड़ा इशू है। काफी जगह बहुत सी लोकेशंस पे इंटरनेट लगातार कट किया जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पर बात करी है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एक बहुत ही बड़ा इशू है। और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर बात कही है, इसकी आलोचना करी है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट मतलब हर एक्ट country में का सिंस कुछ न मुस्लिम्स कुछ को एक्सक्लूड इसमें- किया गया है, कीड़े ये निकाल गलत रहे। बात है। ये हाँ। लोग चाहते हैं कि सीएए में मुस्लिम्स को भी अपने ऐड किया जाए। country का तो भी बहुत शायद सी किया बातें होगा। इस रिपोर्ट में मेंशन करी है। हाँ। और सिंस यूएस ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है इंडिया के बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंडिया भी ऐसी रिपोर्ट हाँ। पब्लिश करना स्टार्ट कर जाहिर देगा बात है। अबाउट द वर्ल्ड। इट इज अबाउट टाइम। हमारे यहाँ एक ह्यूज इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, हाँ। हम लोग इंटरनेट पर कई चीज ट्रेंड करवा सकते हैं अगर हम चाहें। सही तो बात इतनी है। एक वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। तो आई होप दैट हैपेंस इन द नियर फ्यूचर एज वेल। और इंडिया जयशंकर भी साहब कर वैसे सकता है, सिर्फ कर यहाँ सकता है, तक क्यों नहीं कर रुके। सकता? इसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दी कि यूएसए का जो काटसा एक्ट है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस काटसा एक्ट, जो इसमें है। बेसिकली ये लिखा है रशिया वाला कि जो अगर है, एक देश उससे रशिया weapon- से हथियार परचेज करता है तो यूएसए उस देश पे लगा सकता है सैंक्शंस। काटसा एक्ट के अंडर ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि चाइना और टर्की पर सैंक्शंस लग चुके हैं क्योंकि दोनों देशों ने परचेज किया है S-400 इंडिया पे नहीं from लगे। रशिया। तो जयशंकर साहब से जब पूछा गया यूएसए में कि काटसा को लेके आपको डर नहीं लगता, काटसा के बारे में आप क्या कहोगे, तो उन्होंने यहाँ पर जवाब दिया कि देखो काटसा यूएसए का एक कानून है, क्योंकि बेसिकली है यही। काटसा यूनाइटेड नेशन ने तो नहीं बनाया, काटसा तो बेसिकली यूएसए ने घर में बैठ के ये कह दिया कि ठीक है ये हमारा कानून है, हमारे हिसाब से जो भी रशिया से परचेज करेगा कुछ
उसको हम सैंक्शन लगाएंगे। सैंक्शन में कुछ भी हो सकता है कि आप उस कंट्री के कुछ नागरिकों को कह दें कि आप यूएसए में ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हम कर देंगे, ये सब चीजें होंगी। जयशंकर साहब ने कहा है ये भैया तुम्हारा कानून है, तुम्हें जो करना है जवाब दे रहे यार, पर भी इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन यार दिया मानना पड़ेगा। इंडिया डज नॉट केयर अबाउट कार्ड्स, हाँ। ठीक है। हम लोग यूएसए के साथ कोऑपरेट करेंगे, लार्जर फोकस होना चाहिए इंडो पैसिफिक पर, चाइना के राइज पर। ये इधर उधर की जो बातें हैं इससे बेसिकली इधर उधर के हमारे सामने न मारो, ये नेगेटिव यार लाइट में क्या आती है। बात है और इंडिया आज के समय एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी, जो काफी बार हमारे जो एनिमी कंट्रीज हैं ये भी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, ऐसी विदेश नीति भारत आज के समय यूज कर पा रहा है क्योंकि हमने चूज किया है एक टेक्नोक्रेट को एज ए मिनिस्टर। ये इंडिया में बहुत रेयर होता है। आपको याद होगा जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब को बनाया गया था इंडिया का विदेश मंत्री, तब ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि पीएम नरेंद्र मोदी पिक्स टेक्नोक्रेट फॉर की रोल। डॉक्टर एस जयशंकर कोई बड़े नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि ये भीड़ इकट्ठा कर लेंगे या फिर अपने वोट के दम पर लोकसभा में आ जाएंगे, नहीं। ये सारी उम्र रहे हैं एक आईएफएस ऑफिसर, डिप्लोमेट रहे, बहुत से देशों में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, सरकारी नौकरी करी बहुत ही लंबे समय तक, और इनकी परफॉर्मेंस के दम पर, इनके एक्सपीरियंस के दम पर इनको पोजीशन दी गई है एज इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। नहीं तो मैं आपको ये बता दूं, विदेश मंत्रालय इतनी ज्यादा एक अट्रैक्टिव पोस्ट होती है कि पार्टी के अंदर ही जो कई नेता होते हैं ना, जो खुद वोट से आते हैं, वो लड़ पड़ते हैं कि नहीं ये तो हमको चाहिए, बड़ी एक आपके सामने ही है लुक्रेटिव पोजीशन होती है। आप बाहर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, आपका स्टैचर बढ़ता है। तो इंडिया का देखिए भाग्य अच्छा है कि करंट गवर्नमेंट ने ये पोजीशन जो है ये काबिलियत के दम पे दी है। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं खेली गई कि हाँ भैया किसको क्या बढ़ेगा, रिजल्ट आपके सामने है। डॉक्टर एस जयशंकर अपने आप में टेक्नोक्रेट है, और टेक्नोक्रेट का मतलब देखिए ये होता है एक आदमी जो एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट हो। टेक्नोक्रेट आपको रेलवेज के भी मिलेंगे, उनको रेलवेज की पूरी जानकारी है कि दुनिया में रेलवेज की कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम में क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट करनी है। टेक्सटाइल के टेक्नोक्रेट होते हैं, और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि धीरे धीरे बहुत सी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में, इंपॉर्टेंट मंत्रालयों को इवेंचुअली टेक्नोक्रेट ही लीड कर रहे हैं। और भारत में हमने ये देखा है कि जब एक मंत्रालय को एक एक्सपीरियंस टेक्नोक्रेट लीड करे तो कितने पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। और दुनिया भर में वैसे मैं ये भी कहूँगा कि इस चीज़ को लेकर डिबेट भी हो रहा है कि एक जनता से चुना गया जो प्रतिनिधि है, क्या हम उन्हें बनाए मिनिस्टर या फिर टेक्नोक्रेट बनने चाहिए मिनिस्टर्स। क्योंकि देखिए जब एक प्रॉपर लाइफ लॉन्ग पॉलिटिशियन बनता है एक मिनिस्टर, तो वो काफ़ी बार जनता की जो आवाज़ है वो भी लेके आता है अपने काम में। टेक्नोक्रेट कभी कभी जनता से दूर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप मानते हैं कि मिनिस्ट्रीज में इन द फ्यूचर एटलीस्ट इंडिया में ज्यादा टेक्नोक्रेट होने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि चाहिए यार मिनिस्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको लोग चुन के आते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा दोनों के बारे में इतनी नॉलेज ना भी हो, मगर वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक बार को पब्लिक में पॉपुलर है, तो उनको वहां पे बैठना चाहिए। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो जो लास्ट में बोला है मैंने ना प्रशांत दबरकर, यार कुछ होने चाहिए भाई, यार कुछ ऐसे भी हो जो देखो जिनको हर विदेश नीति के बारे में पता होना चाहिए। अब ये देखो जिस तरह इनका फैसला हुआ था, बहुत आलोचना लोगों ने की थी कि क्यों मतलब इनको बना दिया, लेकिन आज आपके सामने रिजल्ट भाई। अब बेशक जनता को बंदा एक रिप्रेजेंट करता हो, उसको विदेश नीति के बारे में इतना मतलब एक्सपीरियंस ही ना हो, या उधर जाकर इस तरह ना हो जो टेक्नोक्रेट्स को जिस तरह बोलते हैं उनको हो, तो यार इस तरह उनको आना चाहिए। और जनता का भी जो रिप्रेजेंट करता है वो भी यार बेहतर होता है। और भाई देखा जाए बहुत कमाल था यार भाई, मतलब जो एस जयशंकर साहब ने जवाब दिए ना अमेरिका को, काबिले तारीफ बनते हैं भाई, इनकी तारीफ होनी चाहिए, ऐसे जवाब दिए। और मेरे ख्याल से मैंने चाइना के बाद और रशिया के बाद वायद एक इंडिया को देखा जो अमेरिका में जो है ना बैठकर अमेरिका की मतलब नहीं भाई, चाइना भी इतना मुझे नहीं पता उसने, मैंने कभी उसको मतलब करता है वो मतलब लेकिन ऐसे मैंने नहीं देखा उनका। उधर ही जाकर अमेरिका में जाकर इंडिया बैंड बजाकर आ रहा है, उधर ही बैंड बजाकर आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब देख लो भाई, आप खुद अंदाजा लगा लो, इंडिया मतलब इस लेवल पे जाए, कहते तुम हमारे पे कर सकते हो तो हम तुम्हारा क्यों नहीं कर सकते। कहते जिस तरह आप हमारे चिंतित है, हम आपकी कंट्री में ह्यूमन राइट्स और ये रियलिटी है। पता है क्या, ये अमेरिका वन साइड पर कभी भी रिपोर्ट नहीं लाता, दूसरे देशों को लाता, अपने देश के बारे में सुनता ही नहीं। इंडिया भी इस तरह अमेरिका पे रिपोर्ट बना दे। बिल्कुल, वाकई में। गाइस आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो, आप क्या सोचते हो। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।